नमस्कार टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस इनसाइड स्टोरी में हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की चर्चा है, आखिर उनकी चर्चा क्यों है और उनके पीछे कहानी क्या है। और देखिए, अंता उपचुनाव के नतीजे तो कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं, लेकिन सवाल बीजेपी को लेकर लगातार उठ रहे हैं। तो आखिर वो सवाल क्या है जो उठाए जा रहे हैं सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया पर, और क्यों उन सवालों को उठाया जा रहा है, उनके पीछे वजह क्या है, वही आज समझेंगे आज की इनसाइड स्टोरी में। तो सबसे पहले देखिए, सवाल समझ लेते हैं और सवालों के पीछे की वजह भी जानेंगे। तो सवाल दरअसल वसुंधरा राजे को लेकर उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर उठाए जा रहे हैं। जो वसुंधरा राजे और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रचार के दौरान एक रथ पर दिखाई दिए थे प्रचार करते हुए मोरपाल सुमन के लिए, अब कहा यह जाने लगा है कि वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक तरह से ये रणनीति है। उन पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप भी किसी सामान्य कार्यकर्ता की तरफ से नहीं, बल्कि कांग्रेस के जो जिम्मेदार नेता थे अशोक चांदना, जिनको अंता की जीत का चाणक्य कहा जा रहा है, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि उनका बयान भी वो वायरल हो रहा है, एक इंडिविजुअल यूट्यूबर को उन्होंने वो बयान दिया था। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की इस सवाल के पीछे वजह जानने की, लेकिन वो फ़िलहाल इंडिया में ही मौजूद नहीं है, जीत के जश्न मनाने 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। खैर, जब आएंगे तो उनसे बात करके आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल उन्होंने जो उठाए वो आपको बता देते हैं। वो ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ही नरेश मीणा को कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था, और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने ही उसकी फंडिंग की। और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वसुंधरा राजे नरेश मीणा के लिए नहीं मानी थी, क्योंकि ये वही नरेश मीणा है जो झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नाम ले लेकर वसुंधरा राजे और उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को पानी पी पी कर कोस रहे थे और हर तरह के आरोप वो वहाँ पर लगा रहे थे। इसीलिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं मानी, इसलिए भजनलाल शर्मा जी ने अपने कैंडिडेट के तौर पे उनको वहाँ खड़ा कर दिया। और उन्होंने इस बार कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का वोट काटा। क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे, जब नतीजों के दिन में हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो प्रमोद जैन भाया लगातार, सिर्फ एक चौथे राउंड की बात छोड़ दे तो पूरे 19 राउंड, 20 में से 19 राउंड वो लगातार आगे रहे। जबकि कहा यह जा रहा था कि देखिए, अभी पेटियाँ खुल रही है, नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन एक निरंतर जो वो गैप था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो इसीलिए अब ये सवाल सारे उठाए जाने लगे। तो अम्बेश जी, सबसे पहले तो मैं वजह ये समझूंगा कि आखिर अशोक चांदना के इन आरोपों के पीछे वजह क्या। और दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि देखिए, सिर्फ आरोप भर नहीं है, ज़मीनी हकीकत भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी अंता विधानसभा जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक बूथ तो ऐसा है जब बीजेपी को 0 वोट मिले, और करीब 5 बूथ ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ सिर्फ खाता ही नाम मात्र उनका बीजेपी का खुला है, उसके अलावा कोई ख़ास वोट वहाँ से नहीं मिला। तो इन दोनों चीज़ों के पीछे ज़रा वजह बताइए। शुरुआत कहाँ से करें? नरेश मीणा के बीजेपी के बी टीम होकर चुनाव लड़ने वाली बात से करें, या फिर वोट नहीं मिलने वाली बात से बात करें? वोट नहीं मिलने वाली बात से। अब अगर आप, जैसा आपने बताया कि उस क्षेत्र में कई जगह ऐसा हुआ जहाँ पे वोट नहीं मिले जी। आप ये बताइए, बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी जी। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, या मंत्री कई बाइट्स जब आपने सुनी होंगी, तो सरकार ने इस पूरे चुनाव में अपने 2 साल के कार्यकाल का कहीं जिक्र नहीं किया। एक आध बार किया हो तो पता जी। नहीं। उनका फोकस पूरा ये था कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटे वहाँ से 10 बार से सांसद हैं, बीजेपी का गढ़ है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कई अच्छे काम किए हैं। मुझे तो याद है किरोड़ीलाल मीणा का मैं कहीं बयान वायरल में सुन रहा था, उन्होंने ये बोला कि भाई वो उन्होंने काम किए। उसके अलावा भी कई नेताओं के बयान मैंने सुने, मदन राठौर जी के बयान थे। तो अंता के चुनाव में पूरी बीजेपी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पर डिपेंड थी। अब आप मुझे ये बताओ, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री कब थी? आज से 7 साल पहले। जी। ठीक है। उनके बेटे सांसद हैं, पिछले 5 बार से वो सांसद हैं, उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद हुआ करती थी। आप वर्तमान की बात करोगे या भविष्य भूतकाल में क्या कौन क्या था और उसके भी यहाँ पे वोट मांगोगे? मुझे लगता है ये यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर हुआ बीजेपी की तरफ से। उनको एक गार्जियन की तरह वसुंधरा राजे सिंधिया को वहाँ पर लेना चाहिए था, जबकि वो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो गए। भाई, अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हम उनसे ये थोड़ी कहते हैं कि आप अच्छा ये काम कर दो, हम उनसे सलाह लेते हैं
कि भाई इसमें बेहतर कैसे हो सकता है। क्योंकि आपके पास अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा करिए, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, सबने उपचुनाव को पूरी तरीके से छोड़ दिया वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर, कि भाई ठीक है उनका गढ़ है, वो वहाँ पे सांसद रही हैं, वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो जिता लेंगी चुनाव। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी आती है कि टिकट, क्योंकि देखिए कई बार हमने पहले भी चर्चा करी, सियासी गलियारों में भी चर्चा हुई कि टिकट को लेकर भी माथा पच्ची जो है वो देखने को मिली। वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती थी कि प्रभुलाल सैनी को टिकट मिले। हमने टिकट मिलने, बीजेपी के टिकट अलाउंस होने से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें प्रभुलाल सैनी वही 13 नंबर बंगले से बाहर निकल रहे थे, उसके बाद हंसते हुए बात कर रहे थे, तो लगभग ये तय माना जा रहा था कि इनका नाम फाइनल हो गया। लेकिन वहाँ पे वो नहीं हुआ, टिकट मिला मोरपाल सुमन को, और कहा गया कि भाई ये लोकल हैं, साथ ही वसुंधरा राजे के करीबी हैं। अच्छा, बीजेपी को ना ये चीज़ लोगों को समझाने में टाइम लग गया कि भाई जिसको हमने उम्मीदवार बनाया है वो लोकल है, राजे जी का खास है। अरे राजे जी का खास क्या मतलब है, आपने एक बिना चेहरे वाले नाम को, देखिए आपके सामने जी लड़ कौन रहा था, नरेश मीणा, सोशल मीडिया पे सुर्खियों में, न्यूज़ चैनल में सुर्खियों में, ठीक है, अपने धरना प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में वो रहते हैं, एक बड़ा नाम थे, चेहरा नाम थे। दूसरी तरह दूसरा नाम था प्रमोद जैन भाया, मंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है, एक बड़ा नाम थे। बड़ा नाम वो थे कि प्रमोद जैन भाया का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्री जो है निशाना साधते थे कि भाया रे भाया खूब खाया, ये उनकी पहचान थी। 2 ऐसे नेताओं के बीच में आपने किसे उतारा, मुझे लगता है कि जब हम लोग गूगल पे फोटो सर्च करेंगे ना, तो हमें उसके आगे बीजेपी डालना पड़ेगा या फिर कैंडिडेट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मोरपाल सुमन डालोगे तो उसमें बहुत से नाम आ जाएंगे और आप पहचान नहीं पाओगे। जी, अब तो शायद आने लगा है, लेकिन जब अनाउंस किया था तब ऐसा नहीं था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी क्यों हम आप इसलिए पहचान पाएंगे क्योंकि हम आपने स्टोरी करी है, हम आप कवरेज कर रहे हैं जी। एक आम आदमी अगर अंता का होगा ना और वो डालेगा कि मोरपाल सुमन कौन है, तो उसको डिटेल नहीं मिलेगी। तो आदमी के साथ ये कन्फ्यूजन हुआ, ये लोगों के साथ कन्फ्यूजन हुआ। यहाँ पे बीजेपी संगठन और सरकार फेल रही अपना उम्मीदवार बताने में और डिपेंड हो गए वसुंधरा राजे सिंधिया पे। ये रही कि जहाँ जहाँ बीजेपी को वोट आपने कहा ना नहीं मिले, तो वो क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं कर पाए अपने उम्मीदवार को, आप प्रेजेंट नहीं कर पाए। आप वसुंधरा राजे ना, भाई वसुंधरा राजे तो उम्मीदवार नहीं थी ना, वहाँ पे उनकी फोटो तो नहीं थी ना, लोग क्या देख के वोट करते। आपने वसुंधरा 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 कर दिया, ये बात यहाँ हो गई। अब आ जाते हैं नरेश मीणा पे, जो बी टीम का आरोप लगता है। अब आप ठीक है, अशोक चांदना ने ये बात कही तो आपने चांदना के ऊपर ये बात डाल दी। आपने क्या डाल दी, मतलब सब कोई डाल देगा, कोई भी सुनेगा तो अरे भाई वो तो विपक्ष में उनका तो काम ही यही है कि ये आरोप लगाना। लेकिन यही बात अगर मैं कहूँ कि बीजेपी की ही एक मंत्री ने कही, तब तो आप मानोगे। जी। किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में एक सभागार में खड़े होकर ये बात कही कि हाँ भाई, दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आया और ये कहा गया कि भाई आप नरेश मीणा से मिलने क्यों गए, तो मैंने ये बात कहा कि हाँ भाई आपने तो चुनाव लड़वाया, मैं तो सिर्फ मुलाकात करने गया। तो देखिए, अगर चिंगारी नहीं है तो धुआं नहीं उठेगा, कहीं ना कहीं तो आग लगी है, चिंगारी है तो धुआं उठा है। तो अब जो बात किरोड़ी लाल मीणा ने कही वही बात अब अशोक चांदना ने कह दी। अब उसमें ठीक है, उस वक्त लड़वाया था तो उस वक्त आपका फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि वो कांग्रेस की गढ़ की सीट थी, वहाँ पे हरीश मीणा वो थे, नरेश मीणा वहाँ पे गए, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको तीसरे नंबर पे जाना पड़ा, उनकी ज़मानत जब्त हो गई। अब यहाँ पे अब जैसे आरोप लग रहे हैं कि भाई सीएम भजनलाल शर्मा के वो उम्मीदवार थे, उन्होंने फंडिंग करी, तो आप देखो ये बात अशोक चांदना इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए नरेश मीणा आपको याद होगा जेल से जब बाहर आए 40 दिन बाद, तब से लेकर और अंत समय तक वो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ भाई वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जेल में रहने के दौरान मदद करी, उन्होंने बाहर निकलने में मदद करी और कई सारे केसेस ख़त्म हुए मेरे, ठीक है, वो लगातार तारीफ़ कर रहे हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि नरेश मीणा अगर यहाँ पे ताल ठोक रहे थे और बीजेपी किस साख की लड़ाई थी, तो क्या भजनलाल शर्मा जी नरेश मीणा से मिल के बात नहीं कर सकते थे, उनके पिताजी से मिल के बात नहीं कर सकते थे कि भाई देखो यहाँ पे अगर आप खड़े हो रहे हो तो इसमें मेरा नुकसान हो सकता है क्योंकि बीजेपी का गढ़ है।
दिक्कत हमें हो जाएगी। 40,000 मीणा वोट बैंक है, वो हमारा कटेगा, क्योंकि हमारे पास उम्मीदवार वो पहचान वाला नहीं है, वो बड़ा नाम नहीं है, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं देखिए धुआं है, चिंगारी है इसलिए धुआं है कि भाई जी। धुआं उठ रहा है, तो अब उसको आप किसी भी लहजे में सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का फेलियर रहा। अब देखिए विपक्ष का आरोप काम है आरोप लगाने का, लेकिन मंथन करने की जरूरत है। अब अच्छा आप ये बताओ, ठीक है आपने चांदना की बात पकड़ ली कि चांदना आरोप लगा रहे हैं, जब वहाँ पता है कि 40,000 मीणा वोट बैंक है, किरोड़ी लाल मीणा जी क्यों नहीं गए प्रचार करने? क्या वहाँ का जो मीणा समाज है उसे ये बात नहीं लग रही कि यार हमारे हमारे समाज के मंत्री को, हमारे समाज के नेता को नहीं बुलाया गया, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे? क्या उसके मन में ये बात घर नहीं कर गई? और अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बोलते, लाख वसुंधरा जी ने मना किया था, वो ये भी तो कह सकते थे, जैसे सियासी गलियारों में चर्चा है, वो ये भी तो कह सकते थे कि देखिए अगर ये चुनाव हम हार गए कहीं से भी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए इनको बुलाते हैं। और जी। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी ये कहती कि हाँ भाई मत बुलाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दोनों कभी साथ में नहीं खड़े होते। क्यों, हमने तो गोविंद सिंह डोटासरा और जोगाराम पटेल और भजनलाल जी को हंसी मजाक करते हुए देखा, जबकि दोनों विरोधी पार्टी में हैं, दोनों एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार रहते हैं, दोनों एक दूसरे की पर्चियां खुलवाते हैं, उनको भी देखा ना साथ में हंसी मजाक करते हुए भले चुनाव। तो क्या वसुंधरा राजे जी और किरोड़ी लाल मीणा जी एक मंच पे आ जाते तो ये क्या वसुंधरा जी ने मना कर दिया होगा? तो ये बीजेपी के देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बीजेपी के आपसी कलेश जो कभी पर्दे के पीछे हुआ करते थे, जो 2000 जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले सारा खेल पर्दे के पीछे चलता था, अब वो खुलकर सामने आने लगा है, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। चलिए खैर, तो देखिए वजह आपने जान ली, सवाल क्या क्या उठ रहे हैं वो आपने जान लिया, लेकिन इन सब बातों में एक बात तो तय है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं अंत में रणनीतिक चूक ज़रूर हुई है। चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा का कोटा आकर वापस चले जाना हो, तब भी चर्चाएं ये हो रही थी कि वो तो प्रचार करने के लिए अंत आ रहे थे कोटा से ही, क्योंकि अंत जाया जाता है तो कोटा तक वो आए, लेकिन फिर कोटा से ही वापस चले गए प्रचार करने। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे ने मना कर दिया और वो आए नहीं। खैर ये सिर्फ चर्चाएं भर है। इसके अलावा जो वहाँ के मौजूदा कुछ विधायक हैं उनके भी नाम हैं, और मंत्री जो है वो भी यहाँ पर शामिल नहीं हुए। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री प्रचार में नजर नहीं आई, प्रेमचंद बेरवा नजर आए लेकिन पीछे खड़े रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वसुंधरा राजे के नेतृत्व में वहाँ पर नजर आए। कि आपको विजुअल याद होगा जब रोड शो कर रहे थे, जो मैंने भी शुरुआत में भी बात की कि किस तरह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनको वहाँ उस इलाके की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माफ़ कीजिएगा, किस तरह वो परेशानियाँ इलाके की बता रही थी, उस क्षेत्र की परेशानियाँ बता रही थी, और किस तरह मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा लिखते हुए नजर आ रहे थे। जबकि होता यह है कि मुख्यमंत्री परेशानी बताते, वहाँ पे मंत्री या उनके जो सहायक है वो परेशानी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से एक नेगेटिव छाप जो है वो अंता की जनता को बीजेपी पे दिखाई दी। कहीं ना कहीं एकता का संदेश नहीं दिया, और बीजेपी उसके उलट कांग्रेस में एकता का संदेश गया। पायलट, गहलोत सब साथ दिखाई दिए। नतीजों से पहले भी एक दूसरे की उन्होंने तस्वीरें शेयर की। तो एकजुट कांग्रेस जीत गई और बिखरी हुई बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ गई। और नरेश मीणा ने तो देखिए इस बार बीजेपी का नुकसान कर दिया, और उसकी वजह अभी अम्बेश जी ने आपको बता भी दी। तो आज के फ़िलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही, और एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी तरह इनसाइड स्टोरी में खबरों के पीछे की वजह आपको बताने के लिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।